Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadoo, an economics educator. Students, आज हम करने वाले हैं रिवीजन, द होल चैप्टर रिवीजन ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. इसको मैं दो पार्ट्स में कवर करने वाली हूँ. पहले हम पूरा प्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम लोग कॉस्ट की तरफ बढ़ेंगे, राइट. सो पार्ट 1 इज प्रोडक्शन एंड पार्ट 2 जो हमारा रहने वाला है वो हमने वाला कॉस्ट का, ठीक है. लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ हम कवर करते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक. हम सिर्फ सीबीएसई कोई नहीं, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कंसर्न में लेते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो. तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं. साथ ही में आपको यहाँ पे ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगे. उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो डेफिनेटली जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट. तो स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से आज का ये रिवीजन. मैं जानती हूँ बिकॉज रिवीजन इज द कोर ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है. अभी तो हम लोग क्लास 11th में हैं, तो हम सोचते हैं कि बोर्ड्स नहीं है तो चलेगा, लेकिन ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, जो पढ़ाई भी आप कर रहे हो क्लास 11th वो क्लास 12th में भी काम आने वाली है. सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक श्योर कि आपको प्रिपरेशन ऐसी ही करनी है कि हमारे बोर्ड्स ही हैं क्लास 11th में. अपना माइंडसेट ऐसे बढ़ाना है, ठीक है. तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? प्रोडक्शन वाले चैप्टर से. सो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपको चैप्टर ओवरव्यू बता देती हूँ. वी हैव टू कवर ऑल दीज थिंग्स: प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ओके. वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पढ़ना है. साथ ही में रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस जो हर बार आता है, राइट. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, एपी एंड एमपी. साथ ही में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. तो ये पूरा जो पोर्शन है हमें कवर करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वाले चैप्टर में. क्लियर? वहीं पे जब हमारे पास आता है कॉस्ट में वी हैव दीज थिंग्स टू कवर, दैट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, ठीक है. सो वी हैव दीज ऑल थिंग्स व्हिच वी नीड टू कवर. ऑफ कोर्स डिटेल में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन में ऑफ कोर्स मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली, ओके. लेकिन आपको एक क्विक रिवीजन देने के लिए कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जैसे ही आप ये वीडियो देखो तो आपको हर एक चीज़ रिवाइज हो जाए, उसकी डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, किसी चीज़ को बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन. सो दैट इज वाई प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड्स इन अ फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर सच ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज. इसका मतलब क्या रहता है कि जो भी हमारे पास इनपुट है और उससे आउटपुट को जनरेट करना, इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं प्रोडक्शन बोल सकती हूँ, right. So that is why production is any activity directed to the satisfaction of other people's wants through exchange. या आप ऐसा कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो जिसकी वजह से लोगों की जो डिमांड है आप उसको सेटिस्फाई कर पाओ. दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. सो वी कैन से दैट प्रोडक्शन इज बेसिकली जब आप इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म करते हो. डन. क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी से. डन. ओके. सो आपको याद रखना है कैसी एक्टिविटी है भाई? ऑर्गेनाइज्ड है. क्लियर? ऑर्गेनाइज एक्टिविटी जहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से इनपुट्स का यूटिलाइजेशन करें कि लोगों की डिमांड एक तरीके से फुलफिल होनी चाहिए. ओके. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो वी ऑल नो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली हमारे पास 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड देन वी हैव इज एंटरप्राइज, या एंटरप्राइज ही हम उसको बोल सकते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. लैंड क्या होता है? एक हमारे पास फिक्स्ड रहता है, एनी नेचुरल रिसोर्स, ठीक है. इसके बदले में हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है. सिमिलरली लेबर क्या रहता है? जो लोग आपके लिए काम करने वाले हैं, राइट. सो दैट इज वाई इसके लिए आपको क्या मिलते हैं? वेजेस मिलता है. साथ ही में कैपिटल क्या रहता है? इट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन एनी बिजनेस. तो ये क्या होता है? मैन मेड रिसोर्स है, इसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है. और लास्ट हमारे पास होता है एंटरप्राइज, यानी जो आपने कंपनी बनाई है, रिस्क लेके आपने इतनी मेहनत करके जो कंपनी बनाई है उसके लिए आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट. So these are what? These are the 4 factors of production. Fine. As you can see that factors of production क्या होते हैं? Land, labor, capital and enterprise. Done. जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो. Okay. So production is the process whereby inputs are transformed into outputs. जो भी अभी मैं आपको लिख के बताया था, right? So the economic unit that performs the production activity is known as the producer or the firm.
प्रोडक्शन थ्योरी क्या बोलती है? इट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ कंबाइनिंग वेरियस फैक्टर इनपुट्स गिविंग द स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और स्टिपुलेटेड आउटपुट एट अ मिनिमम कॉस्ट। अब आपने क्या बोला? सिंपल डेफिनेशन क्या बोलता है कि भाई आपने किसी इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर कर दिया, so you have transformed input into output, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, बहुत बेसिक सेंस में। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या चीजें हो रही है कि आपको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि कम खर्चे में आपका बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए। दैट इज वाई हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन थ्योरी क्या कहता है कि एट मिनिमम कॉस्ट आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रोडक्शन करना तो कैसे भी कर सकते हैं, है ना, आप कितना ही पैसा लगा लो, वेस्टेज कर दो, फिर भी प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन कैसा चाहिए हमें कि मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए, है ना। सो दैट इज व्हाई किसी भी चीज को मिनिमम कॉस्ट पे अचीव करना इट्स नॉट दैट इजी। यू विल हैव टू एम्प्लॉय लॉट ऑफ स्किल्स, है ना, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, रिसोर्सेज वगैरह हर एक चीज को नोटिस करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, तभी जाके आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो वो ऑन टाइम होगा और साथ ही में विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा और मिनिमम कॉस्ट में होगा। उसी को हम लोग करेक्ट सेंस में बोल सकते हैं प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कि किसी भी चीज को ऐसे प्रोड्यूस करना कि उसमें आपका कम से कम खर्चा है और आपका काम भी बन जाए, राइट। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट refers to the problem of combining various resources या factor given the state of technology in order to produce output at a minimum cost. Clear? Quickly take a screenshot of it. Then, so what is production function? अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, प्रोडक्शन, और मैंने हमेशा आपको बोला है कि प्रोडक्शन और फंक्शन दो चीजें आ रही हैं यहाँ पे। फंक्शन का मतलब मैंने आपको बोला कि समझ जाओ कि कोई इक्वेशन आने वाली है, ठीक है, एंड प्रोडक्शन का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? तो स्टूडेंट्स, इट इज बेसिकली a functional relationship between factors of production and the output is refers to as production function। यानी हम देख रहे हैं कि जो आप factors of production है इसका कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हो कि आपका जो एक तरीके से आउटपुट निकल के आ रहा है ना, जो प्रोडक्शन निकल के आ रहा है वो किस तरीके से, हम बोल सकते हैं ये एक तरीके से फंक्शन है किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में, कि किस तरीके से इनपुट्स को यूटिलाइज करें कि हमारा आउटपुट बहुत अच्छे से निकल के आए। इन दोनों के रिलेशनशिप को मैं क्या बोल सकती हूँ, बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन। सो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कैसे आप इनपुट्स को यूटिलाइज कर रहे हो तब आपके जाकर प्रोडक्शन अच्छे से निकल के आए। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द आउटपुट, कि कितना आउटपुट निकल के आ रहा है और कितना हमने इनपुट दिया, कितना हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? इनपुट्स ही तो है कि जिससे आप कोई चीज बना सकते हो, वो इनपुट होता है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से ही तो हम इनपुट्स जो हैं हमारे, उसी की वजह से हम आउटपुट निकाल पाते हैं। दैट इज वाई स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। Clear? So the firm's production function for a particular good shows the maximum amount of the good that can be produced using alternative combinations of capital and labor। अब जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारे assumptions हैं मेरे पास, ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इसमें से सारे कंसर्न में नहीं ले रही, सिर्फ आपको टॉपिक समझाने के लिए आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया है, हमने सिर्फ 2 फैक्टर्स लिए जो कि हमारे पास है कैपिटल, कैपिटल को हम लोग के से लिखते हैं, एंड वी हैव लेबर। तो इन दोनों को जब मैं इंक्लूड कर देती हूँ एक फंक्शनल रिलेशनशिप बन जाता है जिससे हमारा आउटपुट निकल के आता है, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन। सो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कि किस तरीके से आप कैपिटल और लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हो कि आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छे से निकल के आए या आपका आउटपुट बहुत अच्छा होना चाहिए। सो दैट इज वाई द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर गुड शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस। एक मैक्सिमम अमाउंट, यानी जो मेरे पास, सपोज अगर मेरे पास 2 चीजें हैं, एक कैपिटल है और एक लेबर है, इन दोनों को यूटिलाइज करके मैं कितना अच्छे से काम कर सकती हूँ उस चीज को फिगर आउट करना, उसकी इक्वेशन को मैं क्या बोल सकती हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, so let's understand students very important topic that is types of production function। तो हमारे पास ना 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास शॉर्ट रन, एक होता है हमारे पास लॉन्ग रन,
ठीक है, तो सबसे पहले द नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, हाउ आउटपुट वेरीज विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स डिपेंड्स अपॉन द पीरियड अलाउड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द इनपुट्स। अब देखो हमारे पास ना एक होता है कम समय, एक होता है ज्यादा समय, ठीक है। फर्स्ट वी हैव इज शॉर्ट रन and then we have long run, ठीक है। सो वी हैव शॉर्ट रन एंड वी हैव लॉन्ग रन। सो शॉर्ट रन क्या होता है, बेसिकली जब आपके पास कम टाइम होता है, और लॉन्ग रन मतलब जब आपके पास ज़्यादा समय रहता है। अब ऐसे समझो कि मुझे कोई सिलेबस कंप्लीट करना है, आपने सोचा कि नहीं 6 महीने मेरे एग्जामिनेशन, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, आराम से मैं पढ़ लूँगी, एक एक चैप्टर के नोट्स ही बना लूँगी, 2 बार रिवीजन भी कर लूँगी, MCQs भी सॉल्व कर लूँगी, आराम से मेरे 6 महीने में पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। ये क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म थॉट हो गया। आपको लग रहा है कि आप सब कर लेंगे। फिर क्या होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है, आपको पता है आपने इसमें से कुछ भी नहीं किया, आपने प्लानिंग पूरी कर ली, इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल जीरो हो गया, आपने बिल्कुल नहीं किया। फिर क्या होता है, एग्जाम के रात के 1 दिन पहले क्या होता है, सिर्फ आप एक ही चीज़ कर सकते हो, दैट इज आप रिवीजन करने की जगह आप क्या कोशिश करते हो कि बस कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, उतना पढ़ लें हम पास हो जाए। तो शॉर्ट रन में सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब शॉर्ट रन में जो मैं 6 महीने की प्लानिंग थी उसको मैं 1 दिन में तो कर नहीं सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि पूरे रात बैठ के मैं हर एक चीज़ को कवर कर लूँ, है ना, बहुत अच्छे से कवर कर लूँ, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन में मेरे पास बहुत टाइम है, आराम से यूटिलाइज करके मैं अपने गोल को अचीव कर सकती हूँ। सो इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हम ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं शॉर्ट रन की बात कर रही हूँ, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि कम समय में सारी चीज़ों को मैं चेंज कर पाऊँ। सो दैट इज़ वाई प्रोडक्शन फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 2 हमारे पास टाइम पीरियड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक हमारे पास होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन का क्या मतलब होता है, time when one input remains constant and addition to output and can be obtained only by using more labor। इसमें क्या होता है, शॉर्ट रन में क्या है, हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं। एक मेरे पास होता है फिक्स्ड और एक मेरे पास होता है वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर जैसे कि हो गया किसी चीज का आपको रेंट देना है, आपको देना ही पड़ेगा, डजंट मैटर कि आपके पास इनकम है कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको रेंट देना ही पड़ता है। ये क्या है मेरे पास, ये फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स इसकी, जैसे कि हो गया कोई लैंड, ठीक है, कोई प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अब एकदम से पॉसिबल नहीं है ना कि हम एकदम से पूरा कोई नया लैंड खरीद लें, कोई मशीनरी ले आए, एकदम पॉसिबल नहीं होता कि जब आप बोलो तब वो चीज़ पॉसिबल हो जाए। लेकिन शॉर्ट रन में बड़ी दिक्कत आती है। शॉर्ट रन में इट्स नॉट पॉसिबल कि तुरंत कोई चीज़ आपके पास आ जाए। शॉर्ट रन में क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हैं, यानी वो फैक्टर्स जो कम समय में जिनको आप चेंज कर पाओ। जैसे कि अगर आपको पता है कि मेरे पास ज़्यादा काम आ गया तो मैं 2-4 लोग को बढ़ा सकती हूँ, मैं लेबर को बढ़ा सकती हूँ, आई कैन इंक्रीज द लेबर। सपोज आपको मैं कंडीशन देती हूँ कि आपने दिवाली में देखा होगा कि कोई मिठाई की शॉप है ना, तो वो 2-3 एक्स्ट्रा लेबर रख लेते हैं जो उनका बिल्कुल हलवाई का काम कर लें, अच्छा सा हलवा बना दें या मिठाइयाँ बना दें। तो आप थोड़ा सा, आपको पता है कि आप डिमांड बढ़ने वाली है मिठाइयों की, तो आप 2-4 लोग को एम्प्लॉय कर ले तो आपके काम के लिए, है ना। ये तो नहीं है कि आप जाके हर दिवाली पे कोई नई दुकान खोल रहे क्योंकि आपका एकदम से डिमांड बढ़ गई है, बहुत इलॉजिकल सी चीज़ है, राइट। तो शॉर्ट टर्म में चीज़ों को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि 2-4 और हमने लेबर्स रख लिए जो हमारे लिए काम कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है शॉर्ट रन में, है ना, शॉर्ट रन में सिर्फ मैं वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकती हूँ, कम समय में जो चीज़ें जल्दी हमें मिल जाए, जैसे कि लेबर, 2-4 लोग आराम से मिल जाएंगे, लोगों को काम की ज़रूरत मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन पॉसिबल नहीं है कि भाई मैं एकदम नई दुकान खोल दूँ कि ज़्यादा भीड़ हो रही है या कर दूँ, ये कोई फिजिबल ही नहीं है। सो दैट इज वाई लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर्स हमारे एक तरीके से काम आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के थ्रू ही मैं चीज़ों को अटेन कर पाती हूँ। हमने 2 फैक्टर्स यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि कैपिटल क्या है मेरा, कैपिटल क्या है मेरा, एक तरीके से लॉन्ग टर्म या मैं बोल सकती हूँ फिक्स्ड फैक्टर है। वहीं पे लेबर क्या है मेरे पास, एक तरीके से मेरे पास वेरिएबल फैक्टर है। इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि शॉर्ट रन में सिर्फ ज़्यादा लेबर से ही मैं एक तरीके से प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकती हूँ। मैं सीधे नई दुकान नहीं खोल सकती, मैं 2-4 लोगों को बुला सकती हूँ कि वो आके काम कर दें 3-4 दिन के लिए और मेरा काम आराम से जल्दी हो जाए। सो आई कैन डू दिस, लेकिन मैं एकदम से नया कोई दुकान खोल के ला ही नहीं सकती। दैट इज वाई क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, शॉर्ट रन में आपको याद रखना है कि सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स यूज होते हैं और लॉन्ग रन में आपके
कुछ ऐसे फैक्टर्स नहीं रहते, हम सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज जब 6 महीने होते हैं ना पढ़ाई के लिए, आप सब कर सकते हो, आप MCQ भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के एक रात पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हो पाएंगे। सो दैट इज वाई आपको समझना है कि लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप प्रोडक्शन लेवल को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो, इसलिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों फैक्टर्स को यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ शॉर्ट रन की, जब मेरे पास समय की कमी है या कम टाइम है, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से ही मेरा प्रोडक्शन लेवल बढ़ सकता है। होपफुली दिस टॉपिक इज क्लियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। सो शॉर्ट रन में की मैं बात करूं, प्लांट साइज इज फिक्स्ड, लेबर इज वेरिएबल, है ना। आप प्लांट बढ़ा नहीं सकते, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ, किसी आप लैंड को बढ़ा नहीं सकते, अपनी कंपनी को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय जरूर कर सकते हो। तो लैंड जो है मेरा फिक्स्ड फैक्टर हो गया, और जो लेबर है मेरे पास वेरिएबल फैक्टर हो गया, तो वेरिएबल फैक्टर को मैं शॉर्ट रन में बढ़ा सकती हूँ। लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, टू इंक्रीज प्रोडक्शन फर्म्स इंक्रीज लेबर बट कांट एक्सपेंड देयर प्लांट फर्म्स प्रोड्यूस इन द शॉर्ट रन। मतलब लेबर भी आप इंप्रूव कर सकते हो, आप एक तरीके से अपना प्लांट का जो साइज है उसको भी बढ़ा सकते हो, सब कर सकते हो, कब, लॉन्ग रन में। क्लियर। सो लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जैसे ही समझाया, दो फैक्टर्स होते हैं मेरे पास, एक होता है वेरिएबल फैक्टर, एक मेरे पास होता है फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं, इट रिफर्स टू दोज फैक्टर्स व्हिच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन, कम समय में जो चेंज हो सके उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि लेबर, पावर एंड फ्यूल। ज़्यादा पेट्रोल तुरंत डलवा सकते हो, है ना, नई गाड़ी तो नहीं खरीद सकते ना। अगर आपको कहीं मार्केट जाना है किसी दोस्त के साथ, है ना, अब आप बोल रहे हो आपके पास गाड़ी नहीं, तो आप ये तो बोलोगे ना कि भाई चल भाई मैं तेरे को गाड़ी दिला दूंगा, बस तू मेरे साथ चल दे, नॉट पॉसिबल ना। आप क्या बोलोगे, अरे ठीक है चल रहा है, मैं पेट्रोल डलवा दूंगा। ये होता है, यही होती है ना नॉर्मल चीज है, इट्स नॉट पॉसिबल। हम ये नहीं बोल सकते ना चलो जाके नई गाड़ी खरीद के लेके आ जाते हैं, वो लॉन्ग रन की बात है। शॉर्ट रन में आपसे पेट्रोल ही डलवा सकते हैं। सो दैट इज वाई ये समझना है कि जो शॉर्ट रन में कम समय में जो चीजें पॉसिबल है मेरे लिए, जिसमें मैं अपना काम कर सकती हूँ, उसको मैं बोल सकती हूँ वेरिएबल फैक्टर्स या शॉर्ट रन में होने वाले फैक्टर्स। वहीं पे जब मैं लॉन्ग रन की बात करती हूँ, उसमें तो दोनों फैक्टर यूज किए जा सकते हैं। फिक्स फैक्टर कैसे होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया गाड़ी का, आप तुरंत जाके गाड़ी नहीं खरीद सकते। सिमिलरली फिक्स्ड फैक्टर्स हमेशा फिक्स्ड ही रहते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग रह गया, ये लॉन्ग टर्म में ही पॉसिबल है। आप जब आप प्लानिंग करते हो कुछ समय बाद ही आप इस चीज को परचेज कर सकते हो, एकदम से आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज व्हाई फिक्स्ड फैक्टर्स रिफर्स टू दोज फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। क्लियर, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन का क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, Q इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। ये क्या है मेरे पास, दिस इज द फंक्शन और वी कैन से प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। अब हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें से वेरिएबल फैक्टर्स को ही मैं यूज कर सकती हूँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स को मैं एम्प्लॉय कर सकती हूँ, चाहे वो वेरिएबल हो या हो फिक्स्ड। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। सो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। सो इन द शॉर्ट रन all other factors are fixed in supply but at least one factor is capable of being changed to have more output। शॉर्ट रन में सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को मैं चेंज कर सकती हूँ। कौन सी चीजों को, वेरिएबल फैक्टर्स को, राइट। तो शॉर्ट रन में मैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया हमारे केस में लेबर। सो दैट इज वाई ये जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन रहता है, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, क्योंकि इसमें से वेरिएबल फैक्टर्स को ही मैं चेंज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती हूँ। सो प्रपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज रिफर्ड टू एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। तो आपको समझना है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा कि इसको हम लोग शॉर्ट रन में करते हैं तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। इसमें दो चीजें आ रही हैं आपके पास, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस और एक आ रहा है हमारे पास लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। क्लियर, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
क्योंकि शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को यूज किया जा सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। क्लियर? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन मतलब जब आपके पास ज्यादा टाइम हो, आप ज्यादा अच्छी चीजों को कर पा रहे हो, तो इसमें क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल, लार्ज स्केल पे आप चेंज लेके आ सकते हो। सो इन द लॉन्ग रन इट इज पॉसिबल फॉर द फर्म टू चेंज ऑल इनपुट्स, चाहे वो फिक्स्ड हो, वेरिएबल हो, सारी चीजें चेंज कर सकती हो। आपके पास जब समय होता है ना, आप सब चीजें कर सकते हो। तो वही चीज आपको ये समझना है, लॉन्ग रन में इट इज पॉसिबल टू डू एनीथिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है? सो व्हेन अ प्रोड्यूसर चेंजेस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम प्रपोर्शन and the proportional relationship between the production and the factors of production is refers to law of returns to scale. अब इसमें याद रखना है कि long run मतलब all inputs can be changed. ठीक है? और साथ में आपको याद रखना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, returns to scale. Fine? Law of returns to scale. So by doing this, the firm is able to increase its total capacity, not just short term capacity. हम सारी कैपेसिटी को देख सकते हैं, मतलब जब आपके पास लंबा समय रहता है तो आपको पता है कि हम कितना अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं। So associated with the change in the scale of production. Clear? Quickly take a screenshot of it. Done? So let's क्विकली अंडरस्टैंड वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस जो हमने देखा कि प्रोडक्शन फंक्शन रहता है, दो होते हैं, एक पास होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक हमारे पास होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में सारी चीज़ों को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को मैं चेंज कर सकती हूँ, और लॉन्ग रन में मैं सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकती हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन को रिटर्न्स टू फैक्टर, और जो लॉन्ग रन होता है उसमें क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है? वहीं पे यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वन फैक्टर रहता है जो कि हमने पढ़ा लेबर, और यहाँ पे क्या रहता है, ऑल फैक्टर्स को मैं एक तरीके से चेंज कर सकती हूँ। वहीं पे प्रोडक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो शॉर्ट रन एनालिसिस है, कम समय में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, और लॉन्ग रन क्या होता है कि ज्यादा समय में कितना हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ही बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। सिंपल है, समझ आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So students, you need to keep in mind कि this is a revision video. We are not going to study each and everything from scratch. हर एक चीज़ का एकदम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। एक रिवीजन क्या होता है, एक थॉरो रिवीजन, कि आपने क्विकली एक नज़र मारी और आपको सारी चीज़ें रिकॉल होना शुरू होनी चाहिए। तो उसी नज़रिए से मैं आपको ही पढ़ा रही हूँ। क्लियर? आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा, ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, आप उस टॉपिक का डिटेल वीडियो जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट वगैरह हर एक चीज़ आपको ऑलरेडी दिख जाएगी यूट्यूब पे। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देखा क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय गौरी मैम, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप आराम से जाओ, देखो, आपको हर एक चीज़ बहुत सिस्टमैटिक वे में वहाँ मिल जाएगी। क्लियर? आगे बढ़े। दिस इज डन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? हर बार पेपर में आ जाता है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बीच में डिफरेंस दो। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई सीबीएसई, क्योंकि 11th में तो बोर्ड नहीं रहता तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं रहता, लेकिन ये वाला टॉपिक आप देखोगे कि बार बार डेफिनेटली आता ही है। डन? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। सो स्टूडेंट्स, अब मेरे पास आ रहा है, हमने सीख लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, हमने सीख लिया व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल और रिटर्न्स टू फैक्टर किस में आता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि हमने पढ़ा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। सिमिलरली प्रोडक्ट में ही पढ़ेंगे आप टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट आप पढ़ने वाले हैं। सो प्रोडक्ट क्या होता है, एक तरीके से आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है ना। सो इट रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय अ फर्म और इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। तो आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, कितना आपने प्रोडक्शन किया है एक पर्टिकुलर टाइम पे इन एन इकोनॉमी, उसको जज करने को हम क्या बोल सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट, कि हमने कितना आउटपुट जनरेट किया है। सो दैट इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंपनी, बाय अ फर्म या in an economy through an industry. So the concept of product can be looked in the form of three angles, that is we have total product, marginal product and average product. In three से हम calculate कर सकते हैं that what is the meaning and the different concepts of product, right? सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, total product. What is the meaning of total?
सम ऑफ ऑल, यानी सारी चीजों को जोड़ के रखने को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल. सो दैट इज वाई टोटल प्रोडक्ट रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स. यानी जितने भी मेरे पास इनपुट्स गिवन थे उससे मैंने कितना प्रोडक्शन किया उसका टोटल कैलकुलेट करने को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट. जैसे कि आपने बताया कि मेरे पास ये आटा था, इतना ही आटा था, उससे मैंने कितनी सारी रोटियां बना ली या पराठे बना लिए सपोज, ठीक है, वो आपका क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट. यानी इतने से आटे से मैंने इतने सारे पराठे बना लिए. तो हमने क्या कैलकुलेट किया कि टोटल प्रोडक्ट कितने बने, टोटल पराठे कितने बने. सिमिलरली हमारे इकोनॉमी में भी होता है कि हमारे पास जो इनपुट्स गिवन रहती है, सपोज इनपुट्स को कंपेयर करोगे आटे के साथ, जो इनपुट्स मेरे पास गिवन रहते हैं उसको किस तरीके से आपने यूटिलाइज किया, कितना प्रोडक्शन बना, कितने पराठे बने, कितना आउटपुट बना, उनको कंपेयर करते हैं. वो कैसे पता चलेगा, टोटल प्रोडक्ट से. सो इट रिफर्स टू द टोटल और द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू इनपुट्स. ठीक है. अब हमें समझना है कि टोटल प्रोडक्ट के और भी नाम होते हैं, जैसे कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, इसको हम TPP बोल सकते हैं, या हम टोटल रिटर्न या टोटल आउटपुट भी बोल सकते हैं. आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको टोटल प्रोडक्ट की जगह बोल देंगे TPP, फिर आप सोचोगे मैम हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये कौन सा PP है भाई, हमने नहीं पढ़ा, हमने PPC जरूर पढ़ा है लेकिन ये TPP क्या है. फिर आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल आउटपुट तो हमें समझ आ जाएगा, टोटल रिटर्न समझ नहीं आएगा, तो कंफ्यूजन हो सकता है. दैट इज वाई स्टूडेंट्स हर एक चीज को ना बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, समझना है. क्लियर. जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, पक्का. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब बात आती है हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट की. एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं एवरेज का फॉर्मूला, राइट. तो एवरेज का मतलब जैसे कि अब हमने क्या बोला, एवरेज किसका, प्रोडक्ट का, यानी टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एन का मतलब यहाँ पे क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, जो मेरे पास यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स हैं, यानी कितने हमने वेरिएबल्स को यूज किया है, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स को यूज किया है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आउटपुट आया, उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट. सो इट इज बेसिकली TP डिवाइडेड बाय N. ठीक है. सो एवरेज का क्या मतलब होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय N. सो वी कैन से दैट TP को एक और तरीके से कैलकुलेट हमने कर लिया. अब मुझे AP निकालना है ना. अगर मुझे सपोज AP गिवन है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, AP इंटू अगर मैं N कर दूंगी तो मेरे पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा. क्लियर, समझ आया. सो दैट इज वाई पहला क्या फॉर्मूला बोल रहा है कि AP क्या होता है, इट इज बेसिकली TP डिवाइडेड बाय N. अब सपोज मुझे कैलकुलेट करना है, बेसिक सा मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर मुझे टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो AP इंटू N हो जाएगा. यही चीज यहाँ पे भी लिखी है. ठीक है. सो वी कैन ऑल्सो टेल दिस कि इसका एक और मतलब होता है, दैट इज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, APP बोलते हैं, एवरेज रिटर्न भी इसको हम लोग बोलते हैं. फाइन. तो इसका मतलब क्या होता है, रिफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन. नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट. जैसे कि हमने पढ़ा ना टोटल यूटिलिटी वाला प्रोडक्ट, सिमिलरली हमें पढ़ना है मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में भी. तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है इसका, दैट मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू TP माइनस TP. अब क्या करना है, N लिखो और N-1 लिखो, बस ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला. फिर से बता रही हूँ कैसे याद रखना है. MP लिखा, MP का क्या रखना है, TP माइनस TP, फिर ऐसे लिख दिया करो N-1, तो याद रहता है, फ्लो में याद रहता है. ठीक है. तो ये आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल प्रोडक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल. मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, वन एडिशनल यूनिट. तो मतलब जब एक और चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, एक और यूनिट बना रहे हो, तो उसमें आपको कितना ज्यादा प्रोडक्शन लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट. सो दैट इज व्हाई इट रिफर्स टू द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड. यानी जब आप एक और इनपुट लगा रहे हो, उसमें कितना चेंजेस आ रहा है प्रोडक्शन में, उसको जब आप कंपेयर कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट. तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बेसिकली टोटल प्रोडक्ट N माइनस TPN-1. सो वी कैन ऑल्सो नो, हम इसको ऐसे याद रखना है कि इसको हम लोग MPB बोल सकते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, या मार्जिनल रिटर्न भी हम इसको बोल सकते हैं. और एक और फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का स्टूडेंट्स. एक तो फॉर्मूला मेरा यही है, दैट MP इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN-1.
क्लियर, एक फॉर्मूला ये है। वन मोर फॉर्मूला है हमारे पास कि एमपी क्या होता है, बेसिकली चेंज होता है कि कितना चेंज आया है, चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन हमारे यूनिट्स, कि कितने यूनिट्स आपने बढ़ा दिए, कितना इनपुट आपने बढ़ा दिया, उसकी वजह से कितना टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया है। इसको फिगर आउट करेंगे तो भी मेरे पास एमपी आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। एंड वी हैव वन मोर फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, दैट समीशन ऑफ एमपी इज इक्वल्स टू टीपी। जब आप एक्स्ट्रा को ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि टोटल कितना आया, तो दैट इज वाई सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट। क्लियर, समझ आया? ये तीनों की तीनों चीजें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी, जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। डन? सो अब हम लोग समझ लिए हमने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीपी। एपी क्या होता है, टीपी डिवाइडेड बाय एन। एमपी क्या होता है भाई, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। एमपी क्या होता है, चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन एन। एमपी के बाद हम इसको टीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टीपी। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको पढ़ा दी हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट है क्या, समझ आ गया? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चली गई है तो आप डेफिनेटली जाके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें ये वाला टॉपिक आप देख लो, आपको मिल जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी डाउट रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है? अब हमारे पास आ रही है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर कब होता है, शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल हम लोग प्रपोर्शन पढ़ने वाले हैं। सो वी कैन से दैट रिटर्न्स टू फैक्टर refers to the resultant increase in the total product when only one factor is increased keeping all other factors constant। यानी जो इनपुट्स है मेरे पास, मैंने क्या बोला, आपके पास दो इनपुट्स गिवन है, कौन कौन से, एक आपको गिवन है कैपिटल, एक आपको गिवन है लेबर। यही दो चीज गिवन है। हमें पता है कि जो कैपिटल रहता है वो मेरे पास लॉन्ग रन में ही चेंज हो सकता है क्योंकि फिक्स्ड है, लेकिन लेबर क्या है, ये शॉर्ट रन में चेंज हो सकता है क्योंकि ये वेरिएबल है। ठीक है, तो जब मैं बात कर रही हूँ रिटर्न्स टू फैक्टर के लिए, कब होता है, शॉर्ट रन में होता है। मतलब मैं सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर सकती हूँ और किसी चीज को इंक्रीज नहीं कर सकती। सो वी आर एबल टू इंक्रीज ओनली वन इनपुट। तो जब मैं सिर्फ एक इनपुट में चेंज लेके आ रही हूँ, उससे टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है उसको मैं स्टडी करती हूँ, तो वो क्या हो जाता है, रिटर्न्स टू फैक्टर। सो इट इज बेसिकली रिफर्स टू द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट व्हेन ओनली वन फैक्टर इज एम्प्लॉयड कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स कांस्टेंट। क्लियर? सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं LVP, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ प्रोडक्शन। इट शोज द नेचर ऑफ रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि सिर्फ अगर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं या एक इनपुट को बढ़ा रहे हैं, कि मैंने सिर्फ एक और, जैसे कि मेरे पास पहले से दो लोग थे काम करने के लिए, अब मैंने एक और किसी तीसरे को बुला लिया काम करने के लिए, तो कितना चेंज आया काम करने की स्पीड में, काम के तरीके में, जो हमारे पास आउटपुट निकल के आया उसमें क्या इंप्रूवमेंट आया है, उसको स्टडी करना। उसकी लॉ को मैं क्या बोल सकती हूँ, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। हम इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ टू वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना। क्लियर? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Done? So let's understand what is the statement or the law of variable proportions. So law of variable proportion, this is one of my favorite laws, okay, states that as we increase the quantity of only one input keeping all other factor constant, the total product will initially increase at an increasing rate, ठीक है, देन एट ए डिक्रीजिंग रेट एंड देन फाइनली बिकम नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट की बात हो रही है कि पहले वो इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, टीपी डिक्रीज हो रहा है, फिर टीपी क्या हो रहा है भैया, वो नेगेटिव होता चला जा रहा है। ये तीन फेजेस की बात हो रही है टीपी की। ये कब हो रहा है, जब से वन इनपुट को हम लोग बढ़ा रहे हैं। When only one input is increased, keeping all other inputs or factors constant, TP will initially increase at an increasing rate, then at a decreasing rate, and then fall and become negative. So ये क्या है? This is the statement or the law of variable proportion, जो बोलता है कि भाई हम सिर्फ एक ही
इनपुट को बढ़ाएंगे। एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, या फिक्स्ड में बोल सकती हूँ, टीपी इनिशियली इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीजिंग रेट पे, और फाइनली वो नेगेटिव ही हो जाएगा। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस द चेंज इन टीपी एंड एमपी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 फेजेस। अभी मैंने आपको टीपी का बताया, अभी फिर मैं आपको एमपी का भी बताऊंगी। फाइन, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। सो वी हैव 3 फेजेस। पहले क्या होता है, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो एमपी भी मेरा इंक्रीज होता है। फिर हमारे पास होता है टीपी राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी डिक्रीजेस एंड इज पॉजिटिव, फिर टीपी फॉल होता है, एमपी बिकम्स नेगेटिव। ये 3 फेजेस होते हैं, इसको मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ, डू नॉट वरी अबाउट दैट। उससे पहले हमें समझना है assumptions, ठीक है। एंड देन वी हैव दीज आर दी assumptions, एंड देन वी हैव दिस होल स्केड्यूल, और फिर मैं आपको पूरा का पूरा ये सारी चीजें भी समझाऊंगी। सो डोंट वरी, फेजेस वगैरह सब है हमारे पास, ठीक है। तो अभी इसको आप छोड़ दो, डू नॉट वरी अबाउट दिस, वी विल स्टडी दिस लेटर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी स्टूडेंट्स द assumptions ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। assumptions देखो, अब मैंने इसमें आपको आई थिंक टोटल 8 या 10 दिए। यस, वी हैव टोटल 8 assumptions। सो डू नॉट वरी, सारे के सारे याद नहीं करने, सिर्फ 4-5 याद कर लेना, ठीक है। सो assumptions क्या होता है, किसी चीज को बस मान लेना कि वो चीज ऐसी है। सो assumptions क्या होते हैं स्टूडेंट्स, समथिंग विच यू बिलीव कि ऐसा है। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो बोलता है सिर्फ एक इनपुट को आपको बढ़ाना है, बाकी सारे इनपुट्स को आपको कांस्टेंट रखना है, उसके assumptions क्या हैं। सबसे पहले इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, हमने अभी पढ़ा कि भाई शॉर्ट रन में चेंजेस करने हैं, और एज फैक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स, हम सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहे हैं। द लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड, हम बोल रहे हैं कि सारे फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, सिर्फ एक चीज को बढ़ा सकते हैं, वो की है लेबर। नेक्स्ट क्या हो रहा है, अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, हम कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसमें हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिले। नेक्स्ट क्या है, दिस लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, सिर्फ प्रोडक्शन के उसमें बोल रहे हैं हम, याद रखना, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन अजम्पशन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। फिफ्थ हमारे पास आ रहा है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजिली डिटरमाइंड। इट इज अज्यूम दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। देखो ये तो लाइफ में भी है, आप कितनी भी चीजें कर लो, एक लिमिट आ जाता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, फिर आपको जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो सिमिलरली आप सोच रहे हो कि शॉर्ट टर्म में आप सारी चीजें कर लो, पॉसिबल ही नहीं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर पाओगे, फिर एक पॉइंट आ जाएगा कि आप वो भी नहीं कर पाओगे, यू विल फील टायर्ड, और फिर बस सो के अगले दिन आपको पेपर देने जाना है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक ऐसा पॉइंट आता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले हो, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा आ ही जाएगा जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी तक हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर से काम कर रहे थे, सडनली ऐसा कोई एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई तो हमने शिफ्ट कर लिया, नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट ही, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। सो इट इज अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट, हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स है ना जो शॉर्ट टर्म में चेंज हो कह सकते हैं, सब अच्छे हैं, आप किसी को भी एम्प्लॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन स्टूडेंट्स, क्लियर। देखो अजम्पशंस बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि पूरे 8 के 8 याद करने के, मैम नहीं, 5-6 कर लो, काफी है, 5 कर लो, चलो 6 भी नहीं 5 कर लो, 4 कर लो, पर कर लो, चलो ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हमें समझना है, फिर से हमारे पास जो बहुत बड़ा सरदर्द आ जाता है, हर चैप्टर में इतने सारे स्केड्यूल्स हैं मैम, तो डेफिनेटली चिंता मत करो, एग्जाम्स आएंगे ना, मैं एक पूरा एक वीडियो निकालूंगी कैसे बनाने हैं आपको, सारे चैप्टर्स के स्केड्यूल कैसे याद करने, हर एक चीज बता दूंगी, डू नॉट वरी अबाउट इट, ओके। तो अब बात आती है हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के लिए, जिसमें हमने क्या बोला था कि हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स फिक्स्ड रहने वाले हैं, तो लैंड हम देख सकते हैं पूरा का पूरा फिक्स्ड है, वेरिएबल फैक्टर्स हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है, सिर्फ एक इनपुट को मुझे इंक्रीज करते रहना है, तो उसकी वजह से मेरे टोटल प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट आता है उसको मुझे जज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर को मैं बढ़ा सकती हूँ, तो मैंने बढ़ा दिया 1 2 3 4 5 6, तो वेरिएबल फैक्टर मैंने बढ़ा दिया। तो अभी तक का जो मेरे अजम्पशन से कि सारे के सारे फैक्टर्स हमारे जो फिक्स्ड हैं वो फिक्स्ड रहेंगे, और वेरिएबल फैक्टर एक जो है सिर्फ एक फैक्टर उसको मैं इंक्रीज कर सकती हूँ।
हमारे चैप्टर में हमने क्या बोला है, लैंड हमारा फिक्स्ड फैक्टर हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल मेरे पास क्या हो गया जिसको मैं इंक्रीज कर सकती हूँ, तो मैंने इंक्रीज कर दिया 1 2 3 4 5 6 डन। अभी तक तो कोई मिस्टेक नहीं हुई। अब क्या आ रहा है हमारे पास, टीपी टोटल प्रोडक्ट एंड हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखोगे 10 30 45 52 52 48, 10 30 45 52 52 48, आपको इसको ऐसे याद करना है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, टोटल प्रोडक्ट है। अब टोटल प्रोडक्ट से हम लोग एमपी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है। इस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सो एमपी इज इक्वल्स टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, यहाँ पे भी आपको एन लिखना है, याद रखना। सो हमें क्या करना है, ऐसे माइनस करते हुए चलना है, ठीक है। रुको, तो अगर मैं 30 से 10 को माइनस करूंगी तो पहले तो 10 का 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 30 को 10 से माइनस करूंगी तो 20 आ गया, 45 से 30 को माइनस करूंगी 15 आ गया, 52 से मैं 45 को माइनस करूंगी तो मेरे पास 7 आएगा, और 52 से 52 को माइनस करूंगी तो 0 आएगा, तो 0 लिख दिया। और 48 से जब मैं 52 को माइनस करूंगी तो ये -4 चला गया। आपको याद है मैंने आपको बताया था टीपी इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड देन फाइनली बिकम्स नेगेटिव। तो आप ये देख सकते हो, एमपी से हमें पता चल रहा है फाइन। तो 3 फेजेस मेरे पास होते हैं, ठीक है। तो क्या किया मैंने, एमपी को कैलकुलेट कैसे किया, दैट एमपीएन इज इक्वल्स टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। ये मेरा क्या है भाई, फॉर्मूला है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ठीक है। टीपी क्या हमने याद करना है, 10 30 45 52 52 48, ऐसे आपको याद रखना है। फिर हमने देखा 10 का 10 यहाँ आ जाएगा, फॉर्मूले में क्या बोलता है, 30 से अगर मैं 10 को माइनस करूंगी तो 20 आ गया, 45 से 30 को माइनस किया 15 आ गया, 52 से 45 को माइनस किया 7 आ गया, 52 से 52 को माइनस किया 0 आ गया, एंड 48 से जब मैंने 52 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया -4। क्लियर, समझ आया। तो इस तरीके से मैंने एमपी को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आप देखना, दोनों को कंपेयर करना है मुझे, कि इनिशियली आप देखो यहाँ पे पहला जो फेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी इस फेज में हमारा टीपी इंक्रीज कर रहा है। तो हम देख सकते हैं हाँ टीपी तो हमारा इंक्रीज कर रहा है, और हमारा एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, एमपी इज ऑल्सो राइजिंग, इंक्रीजिंग रेट पे ही चल रही हैं चीजें। फिर क्या हो रहा है, 30 से 45 हो गया, थोड़ा सा स्पीड कम हुई है, पहले मैं 20 की स्पीड से बढ़ रही थी, अब मैं से 15 की स्पीड से बढ़ रही हूँ, मतलब मैं बढ़ता भी रही हूँ, एमपी इज इंक्रीजिंग, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है। वहीं पे जब मैं देख रही हूँ एमपी का, तो एमपी का तो भाई डाउनफॉल शुरू हो गया, 15 से 7 पे आ गया है, तो हमारा बोल सकते हैं एमपी क्या है, वो फॉल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट्स ये वाला फैक्टर कि भाई टीपी तो बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया है, यहाँ पे 52 पे जा, फिर भी बढ़ रहा था, 52 से 48 पे आ गया, ये तो भैया एक तरीके से बहुत ही ज्यादा डिमिनिश हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, टीपी हमारा फॉल कर रहा है और इसकी स्पीड भी कम हो गई है, और एमपी तो मेरा नेगेटिव ही बनी है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, कैसे लिखना है डू नॉट वरी, मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बेसिकली आपको समझना है हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। ये देखो, पहला जो फेज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ये क्या होता है मेरे पास, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ये क्या होता है मेरे पास, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो जो मेरे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है उसमें क्या हो रहा है, टीपी मेरा इनिशियल जो है इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। सेकंड क्या है मेरे पास, टीपी राइज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, और एमपी डिक्रीज हो रहा है वो भी, लेकिन वो पॉजिटिव रह रहा है। थर्ड क्या आ रहा है, टीपी मेरा फॉल कर रहा है और एमपी भी नेगेटिव हो गया है। कैसी हो रही है सारी चीजें, रुको, सी है फेज नंबर 1। इनिशियली आप देखोगे टीपी जो है मेरा इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी मेरा इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, दोनों ही बढ़ रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, इसकी स्पीड स्लो होने लग गई। टीपी किसका भाई, ये एमपी का, तो एमपी फॉलो करता है टीपी को, ऐसे समझना है। तो आप ये देख सकते हो जो टीपी यहाँ पे आ रहा है ये भी इंक्रीज तो हो रहा है, बढ़ तो रहा है, मेरा चार्ट जो है, जो मेरा कर्व है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी नहीं है, अभी स्लो हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है। सो एमपी इज इंक्रीजिंग या टीपी इज इंक्रीजिंग, लेकिन स्पीड स्लो है, तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एमपी अब मैक्सिमम पे आ गया है, ये मैक्सिमम पे आ गया है।
फिर क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज होकर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे वो मैक्सिमम पे आ गया, उसके बाद फॉल करने लगा है। हमें समझना है कि जब भी टीपी मैक्सिमम होगा एमपी मेरा 0 होगा। सो वेन एवर टीपी इज मैक्सिमम, ये वाला जो पॉइंट है जो मेरा एमपी होगा वो 0 पे होगा। उसके बाद क्या होगा, टीपी मेरा फॉल होना शुरू हो जाएगा और एमपी मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको कुछ इस तरीके से समझना है। ठीक है, कि हमारा जो टीपी का कर्व रहता है ना वो कुछ इस तरीके से रहता है। ये डिजाइन बना दो सबसे पहले। टीपी जहाँ पे मैक्सिमम, उससे स्ट्रेट लाइन खींचोगे, यहाँ पे आपको पता है कि एमपी मेरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एमपी का कैसे जाता है, यहां से इसका कर्व शुरू हुआ है चेंज होना, आप इसको यहां से लाइन खींच दो। ठीक है, और ये वाला आप कुछ को ऐसे बना दो। तो ये क्या है, एमपी, ये क्या है, बेसिकली टीपी। तो ये वाला पॉइंट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या एक तरीके से सेटीटी भी बोल सकते हैं, जहां पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम है। ये पॉइंट कहाँ है, जहाँ पे एमपी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर मैं देखती हूँ इनिशियल वाला जो फेज है ना मेरे पास, इनिशियल फेज क्या है, टीपी इंक्रीजेज और इंक्रीजिंग रेट, ये इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला क्या है, इंक्रीजिंग रेट पे, ये भी आप देख सकते हो इंक्रीजिंग रेट पे। तो टीपी भी इंक्रीज हो रहा है और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। मैंने क्या बोला, एमपी फॉलो करता है किसको, टीपी को। तो टीपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। फिर क्या हो रहा है, सेकेंड फेज में टीपी जो है एक तरीके से इंक्रीज तो अभी भी हो रहा है, इंक्रीज तो अभी भी हो रहा है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई। इसलिए अगर सपोज स्पीड कांस्टेंट रहती है तो ग्राफ ऐसे जाता है, लेकिन स्पीड कम हो गई इसलिए वो ऐसे हो गया। दैट इज वाई ये आपका जो कर्व है कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये सेकेंड वाला है, दैट इज टीपी राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो एमपी ने क्या बोला, टीपी भाई डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है तो मुझे भी डिक्रीज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी डिक्रीज होना शुरू हो गया, लेकिन ये अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव है। फिर क्या पॉइंट आ रहा है, टीपी फॉल करने लगता है कब, जब वो मैक्सिमम पे पहुंच जाता है और उसके बाद टीपी बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये वाला जो फेज है ना मेरा, ठीक है, और ये वाला जो आप फेज देख रहे हो जो ना पे नेगेटिव पे जा रहा है वो एमपी का है। मतलब जब टीपी पॉजिटिव होके फॉल करने लगता है एमपी मेरा नेगेटिव हो जाता है। क्यों, बिकॉज जब टीपी हमारा मैक्सिमम रहता है, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज 0। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा ग्राफ बनाना रहेगा। अब इसको एकदम चुटकियों में कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको ये बनाना है, ये आपने बनाया टीपी, ठीक है, यहां से चेंज हो रहा है ना, इसको यहाँ पे ऐसे कर दो और ये आप लेके आओ और यहाँ से कट कर दो, बिकॉज ये आपका मैक्सिमम है, आपने ये बना दिया। तो जहां पे टीपी मैक्सिमम होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एमपी 0। ठीक है, ये क्या होता है, जहां पे चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, टीपी स्लो हो गया। ठीक है, तो ये जो 3 फेजेस है मेरे पास, फेज नंबर 1 क्या होता है, जब टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, साथ में एमपी भी इंक्रीज कर रहा है। दूसरा जो मेरे पास फेज आ रहा है वो क्या है, जब टीपी राइज तो कर रहा है, बढ़ तो अभी भी रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग स्पीड पे। अगर टीपी डिक्रीज हो रहा है तो एमपी बोलेगा तो मैं कैसे बढ़ सकता हूँ भाई, मुझे भी डिक्रीज होना पड़ेगा, तो वो भी डिक्रीज होता है, लेकिन अभी तक वो नेगेटिव नहीं बना है। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, हमारे पास आता है टीपी मैक्सिमम होके फॉल होने लगता है, और फिर क्या होता है, हमारा एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो ये क्या है, मेरे पास 3 फेजेस हैं ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। समझ आया? तो यही आपका ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फेज नंबर 1 क्या है, टीपी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। ये वाला पॉइंट क्या है, एमपी मैक्सिमम हो गया, और ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे आपका टीपी का जो कर्वेचर है वो चेंज होने लगा, स्पीड चेंज हो गई। जैसे ही हमारा एमपी मैक्सिमम हो गया और टीपी की स्पीड चेंज होने लग गई, टीपी स्लो डाउन हो गया, एमपी भी गिरने लग गया, लेकिन एमपी पॉजिटिव रहेगा और टीपी तो पॉजिटिव रहता ही है। फिर क्या हो गया, टीपी मैक्सिमम पे आ गया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, टीपी यहाँ पे मैक्सिमम पे आ गया है, 52 इसका मैक्सिमम है। ठीक है, तो जैसे ही उसका मैक्सिमम आया, इसके बाद टीपी फॉल करने लग गया और एमपी भी 0 हो गया और वो भी नेगेटिव पे जाने लगा। तो ये क्या है, ये मेरे 3 फेजेस है, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3, 3 फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जहाँ पे इनिशियली टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीजिंग रेट पे, और फिर जाके वो फॉल करने लगता है। ये मेरे क्या है, दीज आर माय 3 फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से, बी क्विक। डन, ओके। सो फेज नंबर 1 क्या है मेरे पास, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पे टीपी इंक्रीज कर रहा है। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले टीपी जो है मेरा इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। सेकेंड क्या हो रहा है कि एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस at increasing rate। क्लियर। तो पहले पॉइंट में ये दो चीजें हैं कि टीपी भी इंक्रीज हो रहा है और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। सो व्हेन यू स्टार्ट एडिंग मोर वर्कर्स, इनिशियली आपने देखा कि भाई दिवाली का सीजन आने वाला है, तो भाई हलवाई जी ने बोला कि नहीं हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो आपने क्या किया, 2-3 और आपने रख लिए लेबर्स जो आपके लिए बिल्कुल मदद करेंगे और ज्यादा मिठाइयां बनाएंगे। तो आपने जो लेबर्स रखे उससे क्या होगा, इनिशियली आपका काम बहुत जल्दी से बढ़ेगा, क्योंकि कहाँ से 2 लोग थे मिठाई बनाने के लिए, सडनली 4 लोग और गए तो और जल्दी से काम होगा, हाथ बढ़ जाएगा, काम अच्छे से हो जाएगा। तो आपने इनिशियली 2 लेबर्स और रख लिए, पहले से आपके पास 2 लेबर्स थे, अब आपने और 2 बढ़ा लिए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारा जो है एकदम से प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है। सो व्हेन यू स्टार्ट एडिंग मोर वर्कर्स व्हाइल कीपिंग मशीन्स कांस्टेंट, प्रोडक्शन इंक्रीजेस मोर एंड मोर ईच एडिशनल वर्कर्स। दिस इज बिकॉज इनिशियली देयर आर एनी इनफ वर्कर्स टू फुलफिल, या यूज करें अच्छे से मशीन्स को, ज्यादा लोग थे ही नहीं, अब हमारे पास अचानक से लोग आ गए तो प्रोडक्शन लेवल तो बढ़ेगा, राइट। सो ईच न्यू वर्कर हेल्प्स यूज द मशीन्स मोर इफेक्टिवली। इससे क्या होगा, फास्टर राइज होगा प्रोडक्शन में, इसलिए मैं बोल सकती हूँ टीपी भी इंक्रीज होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। सो बोथ टीपी एंड एमपी विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग स्पीड। क्लियर। तो ये पूरी कहानी है कि टीपी और एमपी दोनों इंक्रीजिंग स्पीड पे ही इंक्रीज होंगे। कब, जब बात कर रही हूं मैं हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की, विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर, समझ आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो टीपी का जो हमारे पास पूरा कर्व रहता है ना टीपी का, यहां से जो आप देख रहे हो कि जो चेंज हुआ है, ये आपका पूरा का पूरा कर्वेचर चेंज, अभी तक तो अच्छी स्पीड में बढ़ रहा था, फिर सडनली ऐसे डाउनफॉल में क्यों जाने लग गया, क्यों, बिकॉज उसकी स्पीड कम हो गई। तो जहां से उसकी स्पीड कम होना शुरू होती है, इसी को मैं क्या बोलती हूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट फ्रॉम वेयर द स्लोप ऑफ टीपी कर्व चेंजेस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। टिल द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट और एमपी हमारा क्या होता है, मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। तो आपको ये समझना, जहां पे टीपी ये है तो यहाँ पे जो एमपी कट कर रहा है ना, यहाँ पे एमपी जो कट कर रहा है, ये क्या हो जाता है, एमपी हमारा मैक्सिमम होता है। क्लियर, ओके। सो फेज नंबर 2, फेज नंबर 2 क्या होता है मेरे पास, फेज नंबर 2 आपको ऐसे याद रखना है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा कि हमें समझ में आ गया कि हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, एमपी मेरा 0 हो गया, तो मतलब एमपी अब गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे क्या रहता है, टीपी इंक्रीज कर रहा है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। तो यहाँ पे भी एक तरीके से टीपी इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है इसके बाद स्टूडेंट्स, कि जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, बट रिमेन पॉजिटिव।
तो दो चीजें हो रही हैं, पहले क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, अभी भी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन स्पीड कम हो गई है। यहाँ पे क्या हो गया, एमपी मेरा मैक्सिमम हो गया है और वो भी गिरना शुरू हो गया लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं बना है। तो ये दोनों चीजें कब होती हैं, जब मैं बात कर रही हूँ मेरे पास सेकंड फेज की, जो कि क्या है हमारे पास फेज नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब क्या हुआ, पहले आपने सिर्फ 2 एम्प्लॉय थे, फिर आपने 1 एम्प्लॉय रखा, उससे आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया, फिर आपने एक और एम्प्लॉय रखा, अब मशीन तो 2 ही है, 4 एम्प्लॉइज हैं तो झगड़ा करेंगे है ना, या काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो अब मेरी जो स्पीड है जो अचानक से बढ़ गई थी वो धीरे धीरे अब कम होना शुरू हो गई है। क्यों, बिकॉज एज यू कीप एडिंग मोर एंड मोर वर्कर्स द इंक्रीज इन प्रोडक्शन स्टार्ट टू स्लो डाउन एंड ईच न्यू वर्कर एड्स टू लेस टू द टोटल प्रोडक्ट या आउटपुट हम बोल सकते हैं than the previous one, and this happens because the number of workers begin to exceed the number of machines। आपके पास मशीन्स 2 ही हैं, कढ़ाइयाँ आपके पास 2 ही हैं, आपने एम्प्लॉयज रख लिए 5-6, तो कैसे काम चलेगा, राइट। सो दैट इज वाई इससे क्या होगा, ट्रबल कॉज होने लगेगा, इनएफिशिएंसी आने लगेगी। तो आपको देखोगे जो मेरा इंक्रीज हो रहा था टोटल प्रोडक्शन में वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। फेज नंबर 3 हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, टीपी मैक्सिमम होके फॉल करने लगता है और जो मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, पूरा ही नेगेटिव हो जाता है, फॉल होके नेगेटिव हो जाता है। सो दैट इज वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं। जहाँ पे क्या होता है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोग को बढ़ाने लग गए, आपने 4 की जगह 5 एम्प्लॉइज रख लिए, 6 एम्प्लॉइज रख लिए, कढ़ाई तो 2 ही है ना, तो भाई कैसे सीखेगा सामान, कैसे होगा सारी चीजें। तो दैट इज वाई आपने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपने सोचा कि जल्दी से काम हो जाए, आपने ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को रख लिए, लेकिन वर्कर्स के पास मशीन्स ही नहीं है काम करने के लिए, बिकॉज आपका फिक्स्ड फैक्टर है, आप कढ़ाई और नहीं कर सकते। वैसे अगर हम फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, आपके पास फिक्स्ड फैक्टर है, आप ज्यादा मशीन्स नहीं बढ़ा सकते, आप सिर्फ लोगों को ही बढ़ा सकते हो, हम सिर्फ लेबर को बढ़ा सकते हैं। रिमेंबर, फिक्स्ड फैक्टर्स को हाथ ही नहीं लगाना है। तो मेरे पास अगर 4 मशीनरी है, 4 कंप्यूटर है, तो 4 ही रहने वाले, 10 एम्प्लॉयज आ जाएंगे, उनको भी 4 कंप्यूटर पे ही काम करना रहेगा। तो क्या हो गया, पहले सिर्फ 1 एम्प्लॉय था, उसके पास 3 कंप्यूटर खाली पड़े थे तो वो किसी पे भी यूज कर लेता था। फिर 2 एम्प्लॉयज आई तो उसको सेकंड वाला कंप्यूटर मिल गया, 3 आया 3 को तीसरा मिल गया, 4 आया 4 का चौथा मिल गया, 5वां आया तो वेट करता था तब चारों में से कौन फ्री होगा तब मैं कंप्यूटर चलाऊंगा। आपने सोचा कि काम धीरे हो रहा है, आपने एक और इंसान को रख लिया, अब उसके पास भी कंप्यूटर नहीं है, बिकॉज हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड ही है, बाकी की चीजों का आपको एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया, आपने लेबर बढ़ाते चले गए। तो ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके पास मशीन्स कम रहेंगी और लोग ज्यादा रहेंगे आपके पास काम करने के लिए, काम तो फिर भी नहीं होना, तो ये क्या हो गया, इनएफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन, ओके। सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, क्यों इंक्रीज हो रहा है, इनिशियली इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज आप एक तो फिक्स्ड फैक्टर का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हो। पहले से आपके पास 4 कंप्यूटर थे लेकिन सिर्फ 2 ही लोग काम करने के लिए थे, तो 2 कंप्यूटर आपके पास खाली पड़े थे, तो आपने 2 लोग को एम्प्लॉय कर लिया, आपके चारों कंप्यूटर पे काम हो रहा है, इसलिए आपका क्या हो रहा है, एफिशिएंट यूज हो रहा है फिक्स्ड फैक्टर का, और ज्यादा लोग आने की वजह से आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों रीजंस की वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर हो रहा है। डन, समझ आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फिक्स्ड फैक्टर का एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ, कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कंप्यूटर अगर 4 लोग हैं यूज करने के लिए, कंप्यूटर बोल देंगे भाई कंप्यूटर को डिवाइड कर दो, कंप्यूटर तो एक ही रहने वाला है ना। तो इससे क्या होता है, मशीन क्या होती है हमारे पास फिक्स्ड रहती है, ये कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एडिंग मोर वर्कर्स इंप्रूव्स द यूज ऑफ दीस मशीन्स अंटिल द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज रीच। अगर 4 कंप्यूटर है, 4 लोग मिलकर उसको यूज करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेगा, अब उसमें 10 लोग चढ़ जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा, राइट। फिर क्या होता है मेरे पास, रीजंस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी अब क्या होने लगा, मशीन्स आपके पास कम होने लग गई, लोग आपके पास ज्यादा होने लग गए, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को आप यूटिलाइज कर नहीं पा रहे बिकॉज आपके पास मशीन्स कम है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, साथ ही में इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, अब लोगों के पास काम ही नहीं हो, क्या करे, कंप्यूटर हमारे पास 4 है, जब तक कोई और काम कर रहे हैं, जब तक वो क्या करे, कोई और काम कर रहे हैं, तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, राइट। फिर हमारे पास आ रहा है व्हाई इट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, क्यों मेरा काम कम हो रहा है। मैंने अभी बताया 4 कंप्यूटर हैं,
10 लोग उसमें काम करने के लिए कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सबको वही काम करना है, लेकिन सिर्फ 4 लोग ही कर पाएंगे अच्छे से, बिकॉज 4 लोग के पास ही कंप्यूटर है, क्योंकि फिक्स फैक्टर मेरे पास कांस्टेंट है। तो आपने इतने सारे लोगों को बढ़ा तो लिया अपनी कंपनी में कि मेरा काम अच्छे से हो जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ जो भी काम हो रहा है वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा। क्यों? बिकॉज आपके पास तो फिक्स फैक्टर्स क्या है, लिमिटेड है। कोऑर्डिनेशन बैठेगा नहीं, वो बोलेंगे मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो, बस यही चलता रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, लेकिन काम नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी वेरिएबल फैक्टर की। तो ये 3 फैक्टर्स हैं कि क्यों मेरा जो है एक नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर आ रहा है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? So let's understand कि हमारे पास एक states that when more and more units of a variable factor are employed with a fixed factor, then marginal product of the variable factor must fall. अभी मैंने आपको टीपी और एमपी दोनों के केसेस पढ़ा दिए बहुत डिटेल में। जब मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस आपको पढ़ा रही थी, उसका टीपी और एमपी पे क्या असर आया था वो हमने समझा। अब क्या होता है, जब मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करती हूँ ना, इसमें मैं सिर्फ बात कर रही हूँ एमपी की। और मार्जिनल प्रोडक्ट का मैंने क्या देखा, इनिशियली इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीज होने लगता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, और फिर पूरा नेगेटिव हो जाता है। यही देखा है हमने। तो ये आपने देखा है कि जो डिमिनिशिंग फैक्टर होता है ना, वो कुछ इस तरीके से, एमपी क्या है, हमेशा गिरना चाहिए। ये लॉ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को आप एम्प्लॉय करोगे और फिक्स फैक्टर आपके पास कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिरना ही चाहिए। दैट इज वाई फिक्स फैक्टर मेरे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल फैक्टर मैंने बढ़ा दिया भाई, लेबर्स बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 कर दिए, और मैंने अपना टीपी भी एक तरीके से टोटल प्रोडक्ट आपने देख लिया इंक्रीज हो रहा है, और एमपी मैंने निकाल लिया। कैसे निकालते हैं, ये मेरे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला है, इससे मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से डाउनफॉल शुरू हो गया एमपी का भी, राइट। सो दैट इज वाई अगर आप ये वाला पोर्शन देखते हो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एमपी फॉल कर रहा है। ये देखिए 12 से 10 हो गया, 10 से 8 हो गया, 8 से 6 हो गया, 6 से 4 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एमपी हमारा जो है फॉल कर रहा है। तो रूल यही कहता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स यही कहता है कि जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को आप यूटिलाइज करने के लिए ज्यादा इनपुट्स को लेके आओगे और फिक्स्ड फैक्टर मेरे पास कांस्टेंट रहेगा, तो हो सकता है कि इनिशियली मेरा सारी चीजें इंक्रीज हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, लेकिन धीरे धीरे उसको गिरना ही है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज this law states that when more and more units of a variable factors are employed with the fixed factors, then marginal product will definitely fall. Fine? Quickly take a screenshot of it. ये क्या हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, डिमिनिशिंग का मतलब भी होता है किसी चीज का गिरना। आपको समझना है कि ये सिर्फ मैं मार्जिनल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रही हूँ, टोटल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। क्लियर? गॉट इट? चलो, So let's understand what is the relationship between TP and MP। बहुत अच्छे से वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से आपको बनाना है ग्राफ। ये वाला, ये आपको ऐसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा x एक्सेस, यहाँ पे आ जाएगा y एक्सेस, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लिखोगे यूनिट्स, और आप क्या बना रहे हो, TP एंड MP। TP मैंने आपको बोला कि ऐसे चलता है, TP के जहाँ पे मैक्सिमम होगा उससे सीधी लाइन खींच दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, MP 0। फिर क्या होगा, जहां से कर्वेचर चेंज हो रहा है इसको आप ऐसे मार्क कर लो, यहां से आप इसको कर दो एमपी। क्लियर? तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और यहाँ पे एमपी मेरा 0 हो गया, टीपी मेरा यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको तुरंत आप फ्री हैंड कर्व बना सकते हो। कोई डाउट इसमें? ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाउ यू कैन मेक, आप कैसे बना सकते हो खुद से। मेक श्योर दैट अपने नोट्स वगैरह आप बनाते हो ना, आप अपने सारे कर्व्स वगैरह भी खुद बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। फाइन। अब क्या होता है, मेरे पास फिक्स्ड फैक्टर्स मेरे पास अगेन कांस्टेंट रहने वाला है, वेरिएबल फैक्टर मेरा बढ़ जाएगा, टीपी भी मेरा बढ़ता है, घटता है और फिर फॉल करने लगता है, और एमपी तो मेरा नेगेटिव हो जाता है। ये 3 चीजें हैं, लॉज में हमने अभी पढ़ा है। इससे मैंने अपना पूरा डायग्राम बना लिया। फाइन। मुझे पता है कि टीपी इनिशियली इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी भी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे। दो अगर मैंने क्या किया, ये क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज का साइन है, और ये होता है स्पीड का। ठीक है, ऐसे समझना अपने नोट्स के लिए। तो टीपी क्या हो रहा है, इनिशियली इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे और साथ में इंक्रीजिंग स्पीड पे। एमपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। पहला फेज ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, टीपी क्या है मेरा फॉल इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, एमपी क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव रह रहा है। ठीक है,
थर्ड क्या है कि मेरा टीपी मैक्सिमम हो गया है और क्या होने लगा है, फॉल करने लग गया है और एमपी मेरा नेगेटिव हो गया है। ये मैंने अभी आपको समझाया है, सेम चीज आपको फिर से पढ़नी है। ये वाली सारी चीजें हमने अभी डिस्कस करी हैं डिटेल में, ठीक है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो मेरे क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं इसको देख लेते हैं। सो एज लॉन्ग एज टीपी इज इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस, कि टीपी इंक्रीज हो रहा है तो एमपी भी बढ़ रहा है। फिर क्या हो रहा है, जब टीपी एक तरीके से अपना डिमिनिशिंग रेट पे गिरने लगता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, तो टीपी मेरा गिरने लगता है, एमपी भी गिरने लगता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। फिर क्या होता है, टीपी मैक्सिमम में पहुंच जाता है, एमपी मेरा 0 हो जाता है। सो व्हेनेवर टीपी इज मैक्सिमम, ठीक है, तो क्या होगा, एमपी विल बी 0। और जब टीपी मैक्सिमम हो जाता है वो फॉल करने लगता है और एमपी मेरा नेगेटिव में बदल जाता है। तो ये 3 फेजेस हमने पढ़े थे, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे लिखी है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। डन। तो सिंपल टर्म्स में लिखा है, सेम चीज जो भी मैंने आपको बताई, एमपी इंक्रीज कर रहा है, टीपी भी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। एमपी डिक्लाइन होने लगता है लेकिन टीपी इंक्रीज रहता है डिमिनिशिंग रेट पे। एमपी 0 हो जाता है, टीपी मैक्सिमम हो जाता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है, टीपी डिक्रीज हो जाता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अपने लैंग्वेज में इस तरीके से आप लिख सकते हो। डन। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, हमें एपी और एमपी का भी अभी मैंने टीपी और एमपी समझा। एपी कैसे निकलता है भाई, एपी का मतलब होता है टीपी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो आपको देखना है कि जो एपी का रहता है वो कुछ इस तरीके से कर्व बनता है, ये होता है एपी का, ठीक है। और हमारा जो एमपी रहता है इसी के ऊपर जाएगा और यहाँ पे इसको कट करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एमपी। तो एक तरीके से ए बना रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है, एपी और एमपी का। सबसे पहले लेट्स सी, यहाँ पे टीपी निकाले, यहाँ पे एमपी निकाले। एपी क्या होता है, एपी का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज टीपी डिवाइडेड बाय एन। तो टीपी मेरे पास ये है, तो ये पहले वाला तो ये रहेगा। 5 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ हमारे एन से तो कितना आ गया, 5 आ गया। 13 को डिवाइड करती हूँ मैं 2 से तो मेरे पास कितना आ गया, 6.5। 27 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास 9 आ गया। 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। 40 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। 40 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो 6.67 आ गया। 35 को 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास 5 आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमें स्केड्यूल बनाना है, ठीक है, समझ आया। और फिर एमपी तो हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना है, तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे एपी के साथ हम बना सकते हैं। फाइन, डन स्टूडेंट्स। तो देखो आपको मैं 2-3 ऑप्शंस देती हूँ कि स्केड्यूल्स आपको कैसे बनाने हैं। आपको जो भी इजी लगता है ना याद रखने के लिए वो याद रख सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि टीपी इनिशियली इंक्रीज होना चाहिए, फिर डिक्रीज होना चाहिए और फिर फॉल करना चाहिए। एमपी आपका पहले इंक्रीज होना चाहिए, फिर डिक्रीज होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। फिर आप अपने मन से भी स्केड्यूल बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, एमपी का मैं बात करती हूँ। एमपी इज मोर देन एपी। सबसे पहले क्या होता है, एमपी इज मोर देन एपी, हमेशा याद रखना, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एपी राइज करेगा। इसका मतलब ये रहता है कि ऑफ कोर्स ये वाला अगर मैं पॉइंट आपको दिखाती, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन एमपी ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू एपी। लेकिन एपी भी गिर नहीं रहा है, वो भी राइज हो रहा है। दैट इज वाई मैंने क्या बोला, एमपी इज ग्रेटर देन एपी लेकिन एपी विल राइज। क्लियर, पहला पॉइंट ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एपी इज मैक्सिमम। एंड उसके बाद क्या होता है कि एमपी हमेशा आप याद रखना कि कट कभी करता है जब एपी मैक्सिमम पे हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस कि एपी यहाँ पे मैक्सिमम है और एमपी इसको यहाँ पे कट करके डाउनफॉल में जाने लगा। फिर आप देख सकते हो कि एमपी एक तरीके से फॉल हो रहा है। इस पे क्या हो रहा है कि एमपी इज लेस देन एपी हो रहा है और एमपी और एपी भी आपका फॉल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमपी ने कट किया एपी को, लेकिन एपी भी डिक्रीज ही हो रहा है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो दोनों इसके बाद गिरने लगते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप ये वाला पॉइंट देखो, इनिशियली क्या होता है, एपी हमारा इंक्रीज हो रहा है लेकिन एमपी इज ग्रेटर देन एपी। सेकेंड हमारे पास होता है एपी मेरा कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है वो मैक्सिमम होके फॉल करना शुरू हो जाता है। वहीं पे क्या होता है, एमपी इज इक्वल्स टू एपी। जो ये वाला पोर्शन आ रहा है ना, कि आप ये देख सकते हो ये वाला पोर्शन,
ये मेरा AP हो गया, ये मेरे पास MP हो गया। तो यहाँ पे जो ये कट कर रहा है उसके बाद AP भी फॉल कर रहा है, MP भी फॉल कर रहा है, लेकिन MP इज इक्वल्स टू AP। ये वाला पॉइंट क्या है, बिकॉज यहाँ पे MP इज इक्वल्स टू AP। देखो मैं आपको स्केड्यूल में दिखाती हूँ। आप ये वाला देखो, MP क्या है और AP, ये वाला पॉइंट, ये भी 9 है और ये भी 9 है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट ऐसा है जहाँ पे MP इज इक्वल्स टू AP। ठीक है, नेक्स्ट AP फॉल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, AP गिरना शुरू हो गया है, लेकिन AP बड़ा है MP से, AP ऊपर है ना MP से, तो AP बड़ा है MP से। फिर क्या हो रहा है, MP बिकम्स नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाता है ये वाले पॉइंट पे आके, और AP भी फॉल करने लगता है, लेकिन AP पॉजिटिव रहता है बिकॉज वो TP से इन्फ्लुएंस है, और TP कभी नेगेटिव नहीं रहता, इसलिए AB भी कभी नेगेटिव नहीं रहता। ये आपको समझना है, राइट। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। सो लेट्स अंडरस्टैंड, आपको पूरा AP वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, हमने TP, MP और AP का कवर कर लिया है। एक तरीके से पूरा का पूरा हमने शॉर्ट रन फंक्शन कवर कर लिया है स्टूडेंट्स। इसमें हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक है हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, ये दो चीजें हमने पढ़ी है, साथ ही में हमने MP, AP और TP के बीच में रिलेशनशिप भी पूरा पढ़ लिया है। तो शॉर्ट रन फंक्शन एक तरीके से मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉन्ग रन फंक्शन। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर, सारे इनपुट्स को मैं चेंज कर सकती हूँ। शॉर्ट रन में से वेरिएबल होता है, लॉन्ग रन में कुछ भी नहीं रहता, सब वेरिएबल है, किसी को भी कभी भी चेंज कर सकते हो। सो दैट इज वाई लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। फाइन। तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। सो रिटर्न्स टू स्केल रिफर्स टू द चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर इनपुट्स आर चेंज simultaneously in the same proportions in the long run. When a firm changes the quality of all inputs in the long run, it changes its scale of production. तो ये क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग रन में सब चीजें चेंज करना पॉसिबल होता है, शॉर्ट टर्म में हम नहीं कर सकते। सो लॉन्ग रन में वी कैन चेंज ऑल द इनपुट्स can be changed। कुछ भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे हम सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो। इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें कुछ भी फिक्स्ड वेरिएबल नहीं है, आप सब चेंज कर सकते हैं, इसलिए सारे ही वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो आपको ये समझना है, रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट एज ऑल इनपुट्स आर वेरिड इन द सेम प्रपोर्शन इन द लॉन्ग रन। सारी चीज़ों को आप सेम प्रपोर्शन में चेंज करते हो तो उससे प्रोडक्शन में क्या इंपैक्ट आता है लॉन्ग रन में, जहाँ पे हम सारे फैक्टर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव कि भाई वो वेरिएबल है कि फिक्स है, कुछ भी नहीं होता। आपको ये समझना है कि लॉन्ग रन में ना वेरिएबल होता है और ना ही फिक्स रहता है, आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हो। फाइन। तो ये वाली क्या चीज़ होती है हमारे पास, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। फाइन। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स आपको बस इतना याद रखना कि जब भी रिटर्न्स टू फैक्टर आ रहा है, व्हेनेवर रिटर्न्स टू फैक्टर आ रहा है तो आपको याद रखना है कि शॉर्ट रन की बात हो रही है। ठीक है, और जब भी हम बात करें रिटर्न्स टू स्केल की तो उस केस में आपको याद रखना है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लॉन्ग रन की। कि भाई लॉन्ग रन में क्या होता है, एक और चीज याद रखनी है कि लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स्ड फैक्टर जैसा कुछ नहीं होता, बिकॉज इन लॉन्ग रन यू कैन चेंज एनीथिंग, और जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो क्या होता है, वेरिएबल। सो एवरीथिंग इज वेरिएबल, राइट। लेकिन शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कम समय में हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, लेबर हो गया, राइट। और हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो आपको कोई लैंड खरीदना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो ये हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। ये चीज आपको पूरे थ्रू आउट द चैप्टर याद रखनी है। सो रिटर्न्स टू स्केल का अगर मैं बात करती हूँ, अभी मैंने आपको समझाया कि लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए रहता है। इट रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट एज ऑल इनपुट्स आर वेरीड इन सेम प्रोपोर्शन एंड इन लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। मतलब लॉन्ग रन में जब हम सारी चीज़ों को एक साथ बढ़ाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं प्रोडक्शन पे, आउटपुट पे, उसको हमें स्टडी करना रहता है। ओके, सो देयर आर 3 स्टेजेस, जैसे कि हमने उसमें भी 3 स्टेजेस पढ़े थे ना। रिमेंबर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो अभी हमने पढ़ा है उसमें भी 3 स्टेजेस हमने पढ़े थे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, ये 3 स्टेजेस पढ़े थे। सिमिलरली रिटर्न्स टू स्केल में भी हमारे पास 3 फेजेस हैं या स्टेजेस हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, फिर हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स
इसके रीजंस, एंड देन वी हैव कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एंड इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये कुछ 3 फेजेस है जिसको हम लोग बहुत क्विकली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल में हम सेम प्रपोर्शन में दोनों इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं। कौन कौन से इनपुट्स हमने लिए थे, व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। तो इसमें क्या होगा, मैं कैपिटल और लेबर दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ाऊंगी। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब सेम चेंज करूंगी। अगर मैं कैपिटल 10% से बढ़ा रही हूँ तो लेबर भी मैं 10% से बढ़ा रही हूँ। सेम प्रोपोर्शन में मैं इंक्रीज कर रही हूँ, तो कितना चेंज आ रहा है मेरे टोटल प्रोडक्शन में, उसको मैं फिगर आउट करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले आप ये वाला पूरा आप देखेंगे, हमारे पास आउटपुट, अगर इनपुट्स की बात करूँ तो एक कैपिटल एक लेबर है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि आप 1K का एक जो है कैपिटल ले रहे हो, साथ में आपके पास 2 लेबर हैं। अब क्या किया मैंने, इसको मैंने 100% मेरा क्या है एक तरीके से आउटपुट है फिलहाल। अब मैंने क्या किया, इसको परसेंटेज इंक्रीज, अभी तो कुछ नहीं होगा बिकॉज स्टार्टिंग वाला है। सेकंड पे क्या किया आपने, इसको क्या इंक्रीज कर दिया, 2K पे कर दिया, यानी से पहले 1 कैपिटल लग रही थी, अब 2 कैपिटल लगेगी, और आपने इसको भी 2 टाइम्स बढ़ा दिया, 4 लेबर आपके लगे। तो पहले इनिशियली क्या था, जब मैंने इतना सारी चीज़ों को एम्प्लॉय किया तो मेरा 100% एक तरीके से आउटपुट आ गया। अब क्या होता है, अब मैंने चीज़ों को फिर से बढ़ाया, मैंने कैपिटल को भी बढ़ाया और साथ में लेबर को भी बढ़ाया, कितने 2 टाइम्स कर दिया मैंने, डबल कर दिया। तो क्या हो गया, मेरा आउटपुट हो गया इंक्रीज, वो 250 हो गया। मतलब जो मेरा इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हो परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट कितना हुआ, हमने डबल किया उसको 100% से, आउटपुट हमें कितने का मिला, 150% का मिला। यू हैव टू लर्न दिस, राइट, कि 100% से चीज़ें क्या बढ़ी, हमने 100% से इनपुट्स को बढ़ाया, ठीक है, और आउटपुट हमें 150 का मिला। मतलब आपको पता है कि जितना मैंने इनपुट्स नहीं लगाए उससे डबल या उससे ज्यादा मुझे आउटपुट मिला है। मैंने तो सिर्फ 250 का आउटपुट किया है, मैंने ये जो आपने किया है ना 150 का आपने एक्स्ट्रा किया है। तो ये जो 150% क्या है, ये आपका एडिशनल आउटपुट है। और ये क्यों आया है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने यहाँ पे इस चीज को इंक्रीज कर दिया, राइट, आपने डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो आपने एक तरीके से इंक्रीज किया 100 टाइम्स। जब आपने इसको इंक्रीज किया तो आपको आउटपुट कितना मिला, 150 का आउटपुट मिला। मतलब जब भी मैं सेम प्रपोर्शन में दोनों जो हमारे पास इनपुट्स हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे लेबर हो, दोनों को मैंने बढ़ाया स्टूडेंट्स, तो मेरा क्या हो गया, आउटपुट इंक्रीज हुआ। कितने परसेंटेज से हुआ, 150% से, और मैंने इंक्रीज कितना किया था इनपुट, मैंने 100% से। तो आपका इनपुट कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 150। मतलब ये आपके लिए फायदे का है भाई काम, बिकॉज आपने इनपुट्स लगाए। सपोज आप सोचो कि मैंने 100 रुपए की कोई सामान खरीदा लेकिन उसकी वैल्यू असली में 500 की थी, तो आप बोलोगे ना 100 रुपए मैंने 500 की वैल्यू खरीद ली, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आपको फायदा हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में इनिशियली जब आप चीज़ों को बढ़ाते हो, यहाँ पे आपने कैपिटल को बढ़ा दिया, लेबर को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, आपका जो आउटपुट है बढ़ेगा। और किस लेवल से बढ़ेगा, इनपुट से ज़्यादा बढ़ेगा। सो दैट इज वाई ये वाला जो पूरा अभी मैंने आपको स्केड्यूल समझाया है, कौन सा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिर से डबल कर दिया मतलब 100 टाइम्स और बढ़ा दिया, तो मेरे आउटपुट में कितना चेंज आ गया, वो 600 हो गया, तो मेरा आउटपुट 140 से बढ़ गया। पहले 150 से बढ़ा था, अब 140 से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है भाई, ये प्रकृति का नियम है कि कोई चीज अगर बढ़ती है तो वो घटती भी है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियली आपने जब दोनों ही फैक्टर्स को, दोनों ही इनपुट्स को, जो हमारे पास कैपिटल है और लेबर है, दोनों को सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज किया, तो इनिशियली क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा। फिर आपका आउटपुट भी डिक्रीज होने लगेगा। क्यों, बिकॉज हर एक चीज की होती है एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। तो ये आपने बेस्ट कर दिया, अब इसके बाद आप कितना ही बेस्ट करोगे, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी, ठीक है। क्यों रहते हैं उसके रीजंस भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का। So when proportionate increase in total output is more than the proportionate increase in input, it is increasing returns to scale. It means that if all the inputs are increased by 100%, the output increased by more than 100% as seen in the table. मतलब कि अगर मैंने इनपुट को 100% से बढ़ा दिया है, ठीक है, और आउटपुट आपका 100% से ज्यादा है, जैसे कि हमारे केस में हमने देखा था 150% था, फिर हमने फिर 100 से बढ़ाया था, फिर भी हमारे पास 140% का हमने देखा था कि इंक्रीज हुआ है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आउटपुट ज्यादा है एज कंपेयर टू इनपुट। आपने सामान कम लगाया लेकिन उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए हो, तो ये क्या हो गया, आपके लिए फायदा हो गया। सो ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब आप ज्यादा सामान बनाते हो ना,
तो आपको कम खर्चा पड़ता है। अगर आप सोचो आपने 2 सामान बनाए, जैसे कि 2 चॉकलेट्स बनाई, वो आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन जब आप 50-60 चॉकलेट्स बनाओगे आपको सस्ता पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब आप थोक में सामान बनाते हो ना, जो पर यूनिट कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, और जब आप इंडिविजुअली कोई सामान बनाते हो तो वो आपको महंगा पड़ेगा जब आप टोटल लगाओगे तो इसलिए जब बल्क में हम लोग परचेज करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई थोक में सामान खरीदते हैं वो हमें सस्ता पड़ता है ना, 3-4 चीजें सामान खरीदे तो हमें सस्ता पड़ता है, एक चीज को खरीदेंगे तो हमें सेम दाम पे ही मिलता है। तो ये क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट होता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जब ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज किया है तो हमें आउटपुट ज्यादा मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हमने इनपुट जितने अप्लाई करे उससे ज्यादा मुझे आउटपुट मिल रहा है, और ये वाले हम फेज को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर? सो एज यू कैन सी कि मैंने इनपुट्स यहाँ पे डबल कर दिए, डबल करा, लेकिन मुझे यहाँ पे आउटपुट उससे ज्यादा देखने को मिल रहा है। दैट इज वाई क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एज वेल। Okay, so increasing returns to scale occurs mainly due to economies of large scale, and economies refers to the benefits due to the large scale production। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि आप कोई चीज़ थोक में बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा, आपका कॉस्ट पर यूनिट घट जाएगा, लेकिन जब आप इंडिविजुअली किसी चीज़ को बनाओगे तो आपको महंगी पड़ेगी, राइट? तो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? इंटरनल इकोनॉमीज, और दूसरा हमारे पास एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब आपको याद रखना, इसका कोड वर्ड है ओन। ओन मतलब खुद की वजह से कोई चीजें हो रही हैं। तो हमने पढ़ा था ना, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं डिमांड में, ड्यू टू इट्स ओन प्राइस। सिमिलरली ये क्या है? ड्यू टू इट्स ओन रीजन। मतलब ये क्या हो रहा है? आपको बेनिफिट्स जो हैं लार्ज स्केल ऑपरेशन के खुद की वजह से मिल रहे हैं, आप वर्क हार्ड कर रहे हो इसलिए आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो इट रिफर्स टू द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन विच आर अवेलेबल टू अ फर्म विद इन इट्स ओन ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, technical economies in the form of use of bigger and better machinery, and managerial economies through division of labor and specialization। इसका मतलब ये रहता है जब आपके पास ज्यादा आप थोक में सामान को बनाते हो एट लार्ज स्केल तो आपको फायदा मिलता है, और ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग इट, ये आपके खुद के ऑपरेशन है। सो whenever you increase the production capacity, आप ज्यादा थोक में सामान बनाओगे तो आपको पर यूनिट कॉस्ट आपको कम मिलेगा और आपको ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। वो क्यों हो रहा है? आपकी खुद की वजह से। दैट इज व्हाट इज इंटरनल इकोनॉमीज। कई बार कंपनीज को फायदा हो जाता है दूसरों की वजह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमीज। मतलब सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये सारी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको इफेक्ट करेगा, यहां पे वो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा। इट विल इफेक्ट द होल इंडस्ट्री। जैसे कि अगर कोई जीएसटी जैसे हमारे पास आया था, उसने सारे इंडस्ट्री को इफेक्ट किया था। कोई पर्टिकुलर, अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ तो क्यों हो रहा है? सिर्फ कंपनी के बारे में बात करें तो वो कंपनी की वजह से हो रहा है, उन्होंने कुछ किया होगा, दैट इज वाई कि उनका जो है उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ पूरी इकोनॉमी को कोई चीज सफर करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इट रिफर्स टू द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन या प्रोडक्शन विच आर शेयर्ड in by all the firms in industry when industries are as a whole expands। for example, better infrastructure facilities। अब देखिए, अगर रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो सिर्फ एक कंपनी के लिए तो नहीं बन रहे, बस यही कंपनी वाले इस रोड से जाएंगे, बाकी और कोई नहीं जाएगा, सभी के लिए बन रहे हैं ना, तो सभी को फायदा देंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी हो गई तो सारे सबका जो बिजनेस है वो अच्छे से फंक्शन करेगा, गाँव तक भाई सामान पहुंच जाएगा। गाँव तक सामान क्यों नहीं पहुंच पाता? बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बल्कि शहर में ही अच्छा नहीं है। काफी टाइम आप देखोगे कि जो समर्स में रोड बनती है उसका बारिश में आते आते क्या हाल हो जाता है। ये सोचने वाली बात है भाई, जो हमारे महाराजाओं ने उस टाइम पे जो किले बनवाए थे, जो रोड्स बनवाई थी, वो अभी तक सुरक्षित हैं, वो चल रही है। लेकिन जो अभी हमने 2 साल पहले रोड बनाई थी वो नहीं चलती। सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि कितना एक्चुअली में यूटिलाइजेशन हो रहा है फंड्स का। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज का, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो सभी के लिए हो रहा है, सभी को फायदा मिलेगा। अगर कुछ चीज खराब हो गई, अगर सपोज हो कि रोड कोई टूट गई या उसके वजह में कोई दिक्कत आ गई, तो सभी को नुकसान हो रहा है। तो ये वाली बात है कि पेपर टफ आ रहा है तो सभी के लिए आ रहा है, इजी आ रहा है तो सभी के लिए आ रहा है, वही वाले बात है। तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होता है? इट इज फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द इंडस्ट्री। लेकिन जब मैं बात करती हूँ इंटरनल इकोनॉमीज के लिए, सिर्फ वन कंपनी या स्पेसिफिक लोगों की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो ये क्या है? दीज आर द रीजंस व्हाई देयर इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
Done? Next we have is constant returns to scale. As I told you, it's the rule of life कि इनिशियली हम बहुत स्पीड में आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन है ना, इंक्रीजिंग। हम लोग अभी हमने कोई भाग मिल्खा भाग मूवी देख लिया, हमारा मन करता अब तो हम भी फिटनेस करेंगे, रोज दौड़ेंगे, इतना ही करेंगे, तो आप बहुत मोटिवेटेड रहते हो इनिशियली, आपको सब करने का मन करता है, 2 दिन आप बहुत अच्छे से उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, पढ़ाई भी करते हो, यू डू एवरीथिंग। फिर क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, एक कॉन्स्टेंटनेस आ जाती है कि हाँ थोड़ा थोड़ा आप कम करने लगते हो, आपका मन नहीं लगता। जो लोग उसको कॉन्कर करके आगे बढ़ जाते हैं, ऑफ कोर्स वेल डन, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक मी, जो कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। मतलब व्हेन प्रपोर्शनल इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज इक्वल टू द प्रपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट। मतलब अभी मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था कि इनपुट्स क्या है, कम है एज कंपेयर टू आउटपुट। मतलब जितना भी मैंने इनपुट लगाया, जितना भी मैंने पैसे लगाया, उससे ज्यादा मुझे रिटर्न मिला। अब क्या बात हो रही है कांस्टेंट रिटर्न्स की, मतलब जितना आपने इनपुट लगाया है स्टूडेंट्स, उतना ही आपको आउटपुट मिल रहा है। सो दैट इज वाई, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाले पार्ट तक हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे हमें 140 का फायदा हुआ था, ठीक है, 140 का फायदा हुआ था। अब क्या हो गया, अब मैंने फिर से इंक्रीज किया, क्योंकि लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज करना है। फिर से मैंने 2 टाइम्स किया, 2 टाइम्स ऑफ 4 किया, 2 टाइम्स ऑफ 8 किया, 2 टाइम्स से मैंने बढ़ा दिया, मतलब 100% से मैंने चीजें बढ़ा दी। लेकिन मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, मुझे आउटपुट मिल रहा है 1200, यानी से मुझे 100% आउटपुट मिल रहा है। मतलब अगर मैंने 100% इनपुट किया तो मुझे 100% ही आउटपुट मिला है। पहले तो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा। मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टेंटनेस आ गई है। फिर मैंने क्या किया, फिर से डबल किया, फिर ये कितना हुआ, 100% से ही बढ़ा, तो फिर ये क्या हो गया, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मतलब आप जितना भी कोशिश कर लो, आपको सिर्फ उतना ही रिटर्न मिल रहा है जितना आप कर रहे हो। तो ये सिचुएशन क्या होती है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो व्हेन प्रपोर्शन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज इक्वल टू द प्रपोर्शन इंक्रीज इन इनपुट, यानी जितना इंक्रीज आप इनपुट पे कर रहे हो, बिल्कुल डिट्टो सेम आपको दिख रहा है आउटपुट में भी चेंज। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। इट मींस दैट इफ ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज बाय 100%, output will also increase by only 100%, as you can see in the table. Clear? Quickly take a screenshot of it. इसका कोड वर्ड क्या है, input is equals to output, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्विकली। डन। नेक्स्ट क्या है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट्स आफ्टर द फर्म हैज अचीव द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कैपेसिटी। कब होता है, जब हम मैक्सिमम, हम जो भी अचीव कर सकते हैं हमने कर लिया, उसके बाद कांस्टेंटनेस आती है, ठीक है। फिर लास्ट स्टेज हमारे पास होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल एक कांस्टेंट पॉइंट आ गया, जैसे कि हमने टीपी का देखा था ना, टीपी कैसे बनता है, ऐसे इनिशियली इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीजिंग रेट पे, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर फॉल हो जाता है। सिमिलरली प्रोडक्शन के साथ भी यहाँ पे यही हो रहा है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ये रहता है स्टूडेंट्स कि जब आप इनपुट्स को इंक्रीज तो कर रहे हो, लेकिन आपको आउटपुट उतना नहीं मिल रहा है। मतलब योर इनपुट्स आर मोर, आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, आप काम भी ज्यादा कर रहे हो, लेकिन उतना आउटपुट नहीं आ रहा है। मेहनत का जो है बिल्कुल रंग नहीं ला रही है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से जब इनपुट आप ज्यादा अप्लाई कर रहे हो लेकिन आउटपुट आपको उतना मिल ही नहीं रहा, तो उस सिचुएशन हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर हम बोल सकते हैं। जैसे कि अब मैंने क्या किया, फिर से डबल कर दिया, फिर मैंने कितना अर्न किया, कितना इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ है सिर्फ 75%। फिर मैंने इसको डबल से इंक्रीज कर दिया, फिर मैंने ये फिगर को देखा, फिर मैंने इसको 100% से इंक्रीज किया, लेकिन मेरे पास आउटपुट कितना डेवलप हुआ, सिर्फ 75%। कहाँ पहले मैं 150% अर्न कर रही थी, फिर 140 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 75 और 75 हो गया। तो ये जो आप डाउनफॉल देख रहे हो ना, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके इनपुट्स आप ज्यादा लगा रहे हो, यू कैन सी इनपुट्स मैंने ज्यादा लगाए, 100% मैंने इनपुट्स लगाए, लेकिन मुझे रिटर्न कितना मिला, इसे 75% का, मतलब 25% का लॉस है। तो ये सिचुएशन क्या है मेरी, एक तरीके से डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कोड वर्ड आपको याद रखना है, अब हुआ। क्लियर? अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, फटाक से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, टाइम है ही नहीं हमारे पास वेस्ट करने के लिए, राइट? चलो
तो इसके भी दो रीजंस है भाई। इसके रीजंस क्या है? इंटरनल डिसइकोनॉमीज, मतलब खुद की वजह से, खुद के नुकसान की वजह से आपका आउटपुट नहीं बढ़ रहा, या आप ऐसे बोल सकते हो आपकी कोई मशीनरी खराब हो गई, या आपके लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो गया? आपका लॉस होना शुरू हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल डिसइकोनॉमीज। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज मतलब कोई ऐसी चीज जो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करे। गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ निकाल दिया, कोई रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए, तो उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को सफर करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाता है? एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। So it refers to the disadvantages of large scale production which are suffered by all the firms in an industry when industries as a whole expands. For example, shortage of factor and non-factor inputs and stiff competition. अगर competition है तो आप सभी के लिए है, ऐसा नहीं जैसे कि मैंने क्या बोला पेपर टफ है तो सभी के लिए, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, सभी के लिए वो टफ है। अगर इजी है तो आप सभी के लिए इजी है, ठीक है? तो पेपर का लेवल ऐसे ही डिसाइड होता है, बाकी आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है? एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। और इंटरनल डिसइकोनॉमीज का मतलब जब खुद की वजह से, जैसे कि हम इसमें पढ़ सकते हैं कि डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डिसइकोनॉमीज भी हो सकता है। आपका सर्वर डाउन हो गया, या आपका काम अच्छे से नहीं हो रहा, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, इन सब की वजह से आप लोग अपना आउटपुट जो आपका टारगेट है आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे, तो वो क्या हो जाता है? इंटरनल डिसइकोनॉमीज। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले हमारे पास होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, फिर मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, फिर मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। कीवर्ड्स क्या है इसके? इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जितना मैं इनपुट लगा रही हूं ना उससे ज्यादा मुझे आउटपुट मिल रहा है, तो ये मेरे लिए अच्छी सिचुएशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट इनपुट्स इज इक्वल्स टू आउटपुट। और ये वाली सिचुएशन क्या है? जब आपके इनपुट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू योर आउटपुट्स। ठीक है, ये तीन सिचुएशंस हमने पढ़ी है। पहला क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसमें क्या आएगा? इनपुट इज लेस देन आउटपुट। फिर हमारे पास आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जिसका होता है इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। फिर हमारे पास क्या आता है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसका मतलब होता है इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है, समझनी है। Got it? अब आपको दोनों रीजंस पता होने चाहिए कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की, इंटरनल डिसइकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। डिस वाला वर्ड आपको याद रखना है। क्लियर? डन? क्लियर? समझ आ गया? ओके। So let's understand the difference between returns to factor and returns to scale. Factor मतलब आपको याद रखना है शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, returns to scale हमारा लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर में। इसमें क्या होता है? जब हम किसी एक चीज को इंक्रीज करते हैं इनपुट्स को, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हैं, तो टीपी इनिशियली इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर होता है डिक्रीजिंग रेट पे, फिर फॉल हो जाता है। So returns to factor refers to the reluctant या resultant increase in the total product when only one factor is increased keeping all other factors fixed. सिर्फ एक इनपुट को इंक्रीज करते हैं, बाकी सारे को हम फिक्स्ड रखते हैं। फिर क्या होता है? रिटर्न्स टू स्केल आता है। इसमें क्या होता है? इट रिफर्स टू द चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर इनपुट्स आर चेंज साइमल्टेनियसली इन द सेम प्रोपोर्शन इन द लॉन्ग रन। आपको याद रखना है कि जो भी चेंजेस हमने अभी आपको स्केड्यूल दिखाया, सब चीज डबल हो रही थी लेकिन दोनों में हो रही थी, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो लेबर हो, तो दोनों में इक्वल प्रोपोर्शनेट से इंक्रीज होने चाहिए इनपुट्स। आउटपुट पे क्या असर आता है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इनपुट्स का 100% ही चेंज होना चाहिए। राइट? फिर हमने क्या पढ़ा था? टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये शॉर्ट रन के लिए होता है रिटर्न्स टू फैक्टर, और रिटर्न्स टू स्केल किसके लिए होता है? लॉन्ग रन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स वी हैव इस फैक्टर प्रोपोर्शनेट की बात करते हैं। सो देयर इज अ चेंज इन द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स एज वेरिएबल फैक्टर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। हमने देखा है कि शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर को ही मैं इंक्रीज कर सकती हूँ, सो दैट इज वाई वेरिएबल फैक्टर ही इंक्रीज होगा। वहीं पे यहाँ पे कोई ऐसा चेंज देखने को मिलता नहीं है बिकॉज सारे फैक्टर्स को हम एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है? यहाँ पे ऐसा कोई स्केल ऑफ प्रोडक्शन नहीं है बिकॉज सिर्फ आप प्रोडक्शन चेंजेस कर सकते हो विद वेरिएबिलिटी इन द वेरिएबल फैक्टर्स। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ रिटर्न्स टू स्केल की, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देयर इज अ चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रीजन फॉर ऑपरेशन। इसमें क्या हो रहा है? आउटपुट चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और यहाँ पे क्या होता है? आउटपुट चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस इन द इनएफिशिएंसी ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की बात होती है और यहाँ पे ऑल फैक्टर्स की बात होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्विकली।
Done? This one also? Okay. So we have not completed the whole chapter. We have just completed a part of it, that is प्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है. इसमें देखो रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल के बीच का डिफरेंस हमेशा आपको मैं बोल सकती हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है. डिमिनिशिंग रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है. सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर कर लिया है हमने, है ना. रिवीजन में भी काफ़ी मैंने कोशिश करा है कि आपको डिटेल में पढ़ा पाऊँ, लेकिन आपको कोई भी डाउट होता है आप डेफिनेटली जाके पुराने वीडियो पूरा आपको लिस्टेड मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, आप जाके देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. फिर भी डाउट्स क्लियर ना हो, यू कैन डेफिनेटली कमेंट, तो मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगी. राइट. तो स्टूडेंट्स दिस इज डन. आने वाले रिवीजन सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें, तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, बिकॉज ये एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. साथ ही में आपको यहाँ पे ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगे, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है स्टूडेंट्स. और हम सब सीबीएसई ने डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं. आपको हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी बिल्कुल सपोर्ट करना है, चाहे वो ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, एवरीवेयर, ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो. सो ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, आपको रिवाइज करना है, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रिवीजन वीडियो जहाँ पे हम करने वाले रिवीजन ऑफ कॉस्ट. तब तक आप अपने नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.